नमस्कार दोस्तों, सिविल एग्जाम स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं करंट से रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में। टॉपिक्स होंगी जो कि प्रीलिम्स यानी और यूपीएससी के प्रीलिम्स और ऑल स्टेट एग्जाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकती हैं। तो जैसा कि आप जान गए होंगे कौन सी 29 अप्रैल है, कौन सी 29 अप्रैल है। तो 29 अप्रैल से करंट अफेयर्स की जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स होंगी उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो फ्रेंड्स, डेली क्या है, करंट अफेयर्स से और प्लस यूपीएससी के और प्लस सब्जेक्ट वाइज वीडियो अपलोड की जाती है, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 29 अप्रैल के करंट अफेयर्स की पहली टॉपिक क्या है। ठीक है, तो पहली टॉपिक है कि बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद। ठीक है, यानी बोडोलैंड। ठीक है, ठीक है, कि बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल। तो देखते हैं क्या है ये कि कोविड-19 के कारण जो है, कोविड-19 के कारण असम में बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र यानी बोडोलैंड टेरिटोरियल एरियाज डिस्ट्रिक्ट यानी बीटीएडी में राज्यपाल शासन लागू हो सकता है। क्या हो सकता है? राज्यपाल शासन लागू हो सकता है। गौरतलब है कि बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद, ठीक है, बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद यानी बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल यानी बीटीसी का मौजूदा कार्यालय जो 27 अप्रैल 2020 को समाप्त हो चुका है। क्या हो चुका है? इसका कार्यकाल कौन 27 अप्रैल को 2020 को समाप्त हो चुका है। और इसके लिए जो है, इसके लिए 4 अप्रैल 2020 को चुनाव होने थे। कब कब चुनाव होने थे? तो इसका चुनाव जो 4 अप्रैल 2020 को होने थे, लेकिन क्या है, किंतु कोविड-19 महामारी के कारण अनिश्चित काल तक क्या कर दिया गया? स्थगित कर दिया गया। और जैसा कि देख ही रहे होंगे कि जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी वैसी बैठकें, जैसे जो भी चीज़ है इस समय, जो भी बातें हैं, सभी स्थगित होती जा रही हैं। चाहे कोई भी खेल हो, कोई भी काम हो, हर एक चीज़ क्या है, स्थगित होता जा रहा है। इसी तरह ये भी क्या कर दिया गया है, चुनाव भी स्थगित कर दिया गया है। मुख्य बिंदु इसकी क्या है कि राज्यपाल बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिला यानी बीटीएडी का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल क्या होता है? बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिला का क्या हो, जिलों का प्रमुख होता है। बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिलों यानी बीटीएडी संविधान की 6वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिलों जिलों की जो जिला जो है संविधान की 6वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है और बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद यानी बीटीसी द्वारा प्रशासित होता है। अब देखते हैं स्वायत्त जिला परिषद। ठीक है, स्वायत्त जिला परिषद। तो भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में, ठीक है, भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में 4 राज्यों को कौन सा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की वे जनजातीय क्षेत्र शामिल हैं जो अनुसूचित क्षेत्र के तकनीकी रूप से भिन्न हैं। 6वीं अनुसूची में 4 राज्यों यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के वे जनजातीय क्षेत्र शामिल हैं जो अनुसूचित क्षेत्रों से तकनीकी रूप से भिन्न हैं। संविधान की 6वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए इन राज्यों में जनजातीय लोगों के अधिकारों की रक्षा का प्रावधान करती है। छठी अनुसूची क्या करती है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए इन राज्यों के जनजातीय लोगों के अधिकारों का क्या करती है, यानी लोगों के अधिकारों की रक्षा का प्रावधान करती है। संविधान के अनुच्छेद 244(2) और अनुच्छेद 275(1) के तहत यह विशेष प्रावधान किया गया है। किसके संविधान के? कौन से संविधान के? 244(2) और अनुच्छेद 275(1) के तहत यह प्रावधान विशेष रूप से किया गया है। ये स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद है और स्वायत्त जिला परिषद यानी एडीसीएस के माध्यम से आदिवासियों को विधायी एवं कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता देता है। क्या करता है यह? एक स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद और स्वायत्त जिला परिषदों के माध्यम से आदिवासियों को विधायी एवं कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करके
करने की स्वतंत्रता देता है। स्वायत्त जिला परिषद राज्य के अंदर स्वायत्त जिला परिषद राज्य के अंदर जिले ऐसे जिले हैं स्वायत्त जिला परिषद राज्य के अंदर ऐसे जिले हैं जिन्हें केंद्र सरकार ने राज्य विधानमंडल के अंतर्गत स्वायत्तता अलग अलग रूप से में प्रदान की है। ठीक है। 4 राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्त जिलों के रूप में गठित किया गया है, किंतु वे संबंधित राज्य के कार्यकारी प्राधिकरण से बाहर नहीं है। 4 राज्यों कौन कौन से हैं? असम, मेघालय और त्रिपुरा तथा मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्त जिलों के रूप में गठित किया गया है, किंतु वे राज्य के कर्मचारी प्राधिकरण से बाहर नहीं है। अब देखते हैं रोहतांग दर्रा। अगली टॉपिक है रोहतांग पास। तो इसके बारे में जानते हैं कि कोविड-19 के कारण देशव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिलों को क्या किया? आवश्यक राहत सामग्री पहुंचाने के लिए सीमा सड़क संगठन यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO ने क्या किया है? ने 25 अप्रैल 2020 को 3 हफ्ते पहले ही रोहतांग दर्रे को क्या कर दिया? खोल दिया है। क्या किया? क्यों खोला गया है? कि क्यों किया गया है कि किस के लाहौल हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले हैं? लाहौल और स्पीति जिलों की को आवश्यक राहत सामग्री पहुंचाने के लिए क्या किया गया है? इसको 25 अप्रैल से इसको 3 हफ्ते के लिए 3 हफ्ते पहले ही खोल दिया गया है। अब मुख्य बिंदु इसकी क्या है कि भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में रोहतांग दर्रा हिमाचल के पूर्वी पीर पंजाल श्रेणी में 13,058 फीट पर अवस्थित है। कितना है? हिमाचल प्रदेश राज्य में रोहतांग दर्रा जो है हिमाचल की पूर्वी पीर पंजाल श्रेणी में 13,058 फीट की ऊंचाई पर क्या है? उस अवस्थित है। पीर पंजाल श्रेणी, ठीक है, पीर पंजाल रेंज जो हिमालय की एक पर्वतमाला है जो भारत के हिमाचल प्रदेश में जम्मू कश्मीर तथा पाक अधिकृत कश्मीर में विस्तृत है। कहाँ कहाँ पे? पीर पंजाल जो है हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा पाक जिसको POK बोलते हैं वहाँ पे क्या है? विस्तृत है इन क्षेत्रों में। रोहतांग दर्रा जो है, ठीक है, रोहतांग दर्रा पीर पंजाल श्रृंखला पर बना एक पर्वतीय रास्ता है। रोहतांग दर्रा जो है पीर पंजाल जो श्रृंखला है उस पे बना पर्वतीय एक रास्ता है जो मनाली से करीब 51 किलोमीटर दूर है। किससे? मनाली से 51 किलोमीटर दूर है। यह रास्ता कुल्लू घाटी को लाहौल एवं स्पीति से जोड़ता है। यह रास्ता जो है कुल्लू घाटी को लाहौल और स्पीति से जोड़ता है। उल्लेखनीय है कि देश की सबसे लंबी सुरंगों में से एक अटल सुरंग रोहतांग सुरंग हिमाचल के पूर्वी पीर पंजाल श्रेणी यानी श्रृंखला में रोहतांग दर्रे के नीचे कितना 10,171 फुट की ऊंचाई पर बनाई जा रही है। देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग जो है सुरंगों में से जो एक है अटल सुरंग जिसका नाम है वह हिमाचल के पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में रोहतांग दर्रे के नीचे 10,171 फीट की ऊंचाई पर बनाई जा रही है। यह सुरंग मनाली और लेह के बीच की दूरी में 46 किलोमीटर की कमी करेगी और परिवहन लागत में करोड़ों रुपए की बचत करेगी। इसके बन जाने से क्या होगा कि लेह के बीच की दूरी जो है 46 यानी 46 मीटर की दूरी जो है घट जाएगी और परिवहन तथा करोड़ों रुपए की बचत करेगी। ये गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश के टॉप टूरिस्ट, ठीक है, टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन में रोहतांग को भी गिना जाता है। जून के महीने में यहाँ अधिक संख्या में पर्यटक आते हैं। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में सर्दियों के दौरान भारी बर्फबारी के बाद इसे बंद कर दिया जाता है। दिसंबर महीने में जब यहाँ पे सर्दियों में भारी बर्फबारी होती है तो इसको क्या कर दिया है? बंद कर दिया जाता है और जून में इसे फिर से पर्यटकों के लिए क्या कर जाता है? खोल दिया जाता है। अब देखते हैं नोबेल पुरस्कार और क्यूरी परिवार यानी नोबेल अवार्ड एंड क्यूरी फैमिली। तो क्या है इसके बारे में जानते हैं कि 20 अप्रैल 1902 को मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी ने पेरिस यानी फ्रांस की एक प्रयोगशाला में पिच ब्लेंड
क्या है, पिच ब्लेंड नामक एक खनिज से रेडियोधर्मी रेडियो लवण को सफलतापूर्वक पृथक किया था। 20 अप्रैल 1902 को मैडम क्यूरी और पियरी क्यूरी ने पेरिस यानी फ्रांस की एक प्रयोगशाला में क्या किया था, पिच ब्लेंड नामक एक खनिज से रेडियोधर्मी लवण यानी रेडियम लवण को सफलतापूर्वक क्या किया था, पृथक किया था। मुख्य बिंदु है कि फ्रांसीसी, ठीक है, यानी फ्रांसीसी भौतिक विज्ञान बेकरेल, फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी हेनरी बेकरेल द्वारा फास्फोरेंसस पर वर्ष 1896 में किए गए प्रयोग से प्रेरित होकर क्यूरी युगल, यानी क्या है, दोनों क्या है, हस्बैंड वाइफ हैं, क्यूरी युगल ने 2 रेडियोधर्मी तत्वों यानी पोलोनियम यानी परमाणु जिसका परमाणु क्रमांक 48 है और रेडियम जिसका परमाणु क्रमांक 88 का यानी 88 का पता लगाया था। इस खोज के लिए 1903 में मैडम क्यूरी विश्व की पहली नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला थी। इस खोज जब इन्होंने खोज किया तो इनको नोबेल पुरस्कार मिला और ये क्या थी, विश्व की पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने यह पुरस्कार प्रदान किया था, नहीं सॉरी पाया था, इनको प्रदान किया गया था, यानी उनको भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था भौतिकी के क्षेत्र में। ठीक है, मैडम क्यूरी ने मैरी क्यूरी ने वर्ष 1930 के नोबेल पुरस्कार 1903 के, ठीक है, 1903 के नोबेल पुरस्कार को अपने साथी शोधकर्ता पियरे क्यूरी और हेनरी बेकरेल के साथ रेडियोधर्मिता व उनके संयुक्त काम के लिए साझा किया। इनके साथ कौन कौन थे, इनके साथ जो है पियरे क्यूरी यानी मैरी क्यूरी के साथ कौन थे, पियरे क्यूरी और हेनरी बेकरेल थे। इनको क्या किया, इन्होंने संयुक्त काम के लिए साझा किया था। शुद्ध धातु के रूप में रेडियम का उत्पादन करने के कारण मैरी क्यूरी को वर्ष 1911 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। फिर इनको क्या है, 1903 के बाद 1911 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। और क्यों किया गया कि शुद्ध धातु के रूप में रेडियम का उत्पादन करने के कारण इनको क्या किया गया था, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इस प्रकार 1911 में उन्होंने दूसरा नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला बनकर इतिहास रच दिया था। वर्ष 1911 में स्टॉकहोम यानी स्वीडन में रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज में एक व्याख्यान देते हुए मैरी क्यूरी ने रेडियोधर्मी तत्वों और रेडियोधर्मिता नामक घटना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण विवरण साझा करते हुए बताया कि रेडियोधर्मिता पदार्थ की एक परमाणुिक विशेषता है और यह नए तत्वों को खोजने का एक माध्यम प्रदान कर सकती है। ठीक है, इन्होंने बताया था। और उन्होंने रेडियम के रासायनिक गुणों के बारे में भी बताया। उन्होंने रेडियम के रासायनिक गुणों के बारे में भी बताया, जो नए तत्व यूरेनियम की तुलना में 1 लाख गुना अधिक रेडियोधर्मी था। इन्होंने बताया कि इन्होंने रेडियम के रासायनिक गुणों के बारे में भी बताया, जो नए तत्व यूरेनियम की तुलना में 1 लाख गुना अधिक रेडियोधर्मी था। हालांकि नोबेल पुरस्कार पाने वाली मैरी क्यूरी परिवार की अंतिम सदस्य नहीं थी। वर्ष 1935 में रेडियोधर्मी तत्वों के कृत्रिम निर्माण पर किए गए संयुक्त कार्य के कारण रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मैरी क्यूरी की पुत्री कौन थी, इरने क्यूरी और उनके पति शोधकर्ता फ्रेडरिक जूलियट को दिया गया था। यानी उनके बेटी और उनके हस्बैंड को भी ये नोबेल पुरस्कार मिल गया था रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। इस प्रकार क्यूरी परिवार को कुल 4 नोबेल पुरस्कार मिले, जो किसी एकल परिवार द्वारा जीता गया सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, अब देखेंगे इस वीडियो की लास्ट टॉपिक के बारे में देखेंगे। तो कौन सी है, स्वामित्व योजना, स्वामित्व स्कीम है। तो क्या है इसके बारे में देखते हैं कि केंद्रीय राज्य मंत्री ने 27 अप्रैल 2020 को नई दिल्ली में सरकार यानी भारत सरकार के पंचायती राज यानी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की एक नई पहल स्वामित्व योजना के बारे में दिशा निर्देश जारी किया। उद्देश्य इसका क्या है
तो इसका उद्देश्य जो है ग्रामीण लोगों को अपनी आवासीय संपत्तियों के दस्तावेज का अधिकार प्रदान करना। इसका उद्देश्य है कि आवासीय लोग उस ग्रामीण लोगों को अपनी आवासीय संपत्तियों के दस्तावेज का अधिकार प्रदान करना, ताकि वे अपनी संपत्ति का उपयोग आर्थिक उद्देश्यों के लिए कर सकें। मुख्य बिंदु क्या है कि इस योजना को वर्तमान में 6 राज्यों हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश तथा झारखंड में प्रायोगिक तौर पर लागू किया जा रहा है। कहाँ कहाँ पे इस योजना को इस योजना को कहाँ कहाँ पे 6 राज्यों में कौन कौन से, हरियाणा है, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में इसको लागू यानी प्रायोगिक तौर पे लागू किया जा रहा है। इसके तहत नवीनतम सर्वेक्षण विधियों एवं ड्रोन तकनीकी का उपयोग करके ग्रामीण आवास भूमि की मैपिंग की जा सकती है। इसके तहत नवीनतम सर्वेक्षण विधियों एवं ड्रोन तकनीकी का उपयोग करके ग्रामीण आवास भूमि की मैपिंग की जा सकती है। इस वर्ष के दौरान पंजाब एवं राजस्थान में 101 सतत परिचालन संदर्भित स्टेशन, ठीक है, कितने 101 सतत परिचालन संदर्भित स्टेशन क्या है 101 सतत परिचालन संदर्भित स्टेशन कॉन्टिन्यूसली ऑपरेटिंग रेफरेंस सिस्टम यानी CORS स्थापित किए जाएंगे, जो अगले वर्ष गांवों के आवासीय क्षेत्रों के सर्वेक्षण एवं मानचित्रण के लिए मंच तैयार कर सकेंगे। सहयोगी मंत्रालय विभाग, ठीक है, अब इसके बारे में जानते हैं कि यह योजना भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय यानी पंचायती राज मंत्रालय, राज्य पंचायती राज विभाग, राज्य राजस्व विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से ड्रोन तकनीकी द्वारा जो है नवीनतम सर्वेक्षण विधियों के उपयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में रिहायशी जमीनों के सीमांकन के लिए संपत्ति सत्यापन का समाधान करेगी। इस योजना के तहत ये फायदा होगा। अब स्वामित्व योजना के लाभ देखते हैं। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है, यह योजना क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं के निर्माण एवं राजस्व संग्रह को सुव्यवस्थित करने और संपत्ति के अधिकार पर स्पष्टता सुनिश्चित करने में मदद करेगी। इससे संपत्ति संबंधी विवादों को हल करने में भी मदद मिलेगी। इस कार्यक्रम के तहत बनाए गए मानचित्रों से बेहतर गुणवत्ता वाली ग्राम पंचायत विकास योजना, ठीक है, इस कार्यक्रम के तहत बनाए गए मानचित्रों से बेहतर गुणवत्ता वाली ग्राम पंचायत विकास योजना यानी क्या है, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान यानी GPDPS के निर्माण में मदद मिलेगी। उल्लेखनीय है कि इस अवसर पर पंचायती राज मंत्री ने ग्राम स्वराज, ठीक है, ग्राम स्वराज के बारे में एक मानक संचालन प्रक्रिया, ठीक, यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP भी जारी की, जिसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि पंचायतों को दी गई धनराशि का दुरुपयोग न हो और इसके इस्तेमाल में पारदर्शिता लाई जा सके, यानी जिसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि पंचायतों को दी गई धनराशि का दुरुपयोग न हो और इसके इस्तेमाल में पारदर्शिता लाई जा सके। इस प्रक्रिया से पंचायती राज मंत्रालय के भुगतान पोर्टल यानी PRIA सॉफ्ट यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यानी PRIA सॉफ्ट और सार्वजनिक वित्त प्रबंधन यानी पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम यानी PFMS, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम यानी PFM पोर्टल को एकीकृत करके एक मजबूत वित्तीय प्रणाली स्थापित करने में भी क्या होगी, मदद मिलेगी। इसका उद्देश्य जो विकेंद्रित नियोजन, प्रगति रिपोर्टिंग एवं कार्य आधारित
लेखांकन के माध्यम से जो देश भर में पंचायती राज संस्थाओं में जो है पंचायती राज संस्थानों में ई शासन की बेहतर पारदर्शिता एवं मजबूती को सुनिश्चित करना है। इसका उद्देश्य क्या है कि विकेंद्रित नियोजन, प्रगति रिपोर्ट एवं कार्य आधारित लेखांकन के माध्यम से देश भर में पंचायती राज संस्थानों में ई शासन की बेहतर पारदर्शिता एवं मजबूती को सुनिश्चित करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी हम लोग देख रहे थे 29 अप्रैल के करंट अफेयर्स की कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो जो कि यूपीएससी प्लस ऑल स्टेट एग्जाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकती हैं। तो डेली करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड की जाती है, साथ में यूपीएससी के प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्नों को भी हल करवाया जाता है। तो जो लोग पीछे ये वीडियो नहीं देखे होंगे, तो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्नों को क्या किया जाता है, हल करवाया जाता है। तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं, और सब्जेक्टली यानी सभी सब्जेक्ट से भी वीडियो अपलोड की जाती है। तो जो लोग नहीं देखे हुए देख सकते हैं, और सिविल एग्जाम स्टडी के साथ पढ़े रहें, लेकिन जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, गुड बाय।